ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो अभी तक जो आपने लेयर 2 प्रोटोकॉल्स देखे हैं, लेयर 2 प्रोटोकॉल्स में कौन कौन से हैं, जैसे कि और ईथरनेट, फ्रेम रिले, है ना, और ATM भी इज़ वन ऑफ देम। प्रॉब्लम क्या है HDLC या ईथरनेट में या फ्रेम रिले में या फिर ATM में कि जैसे HDLC की बात करें तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है। ईथरनेट ठीक है, अगर ये ओपन स्टैंडर्ड है तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि इट कैन नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इसमें आप कोई ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। और फ्रेम रिले में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है यहाँ पे, सेम ATM में कि आप कोई ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, या फिर कुछ और भी फंक्शंस होते हैं PPP के, जैसे कि ऑटोमेटिकली IP एड्रेस एलोकेट करा देना वगैरह वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो वो सभी फीचर्स इन सभी प्रोटोकॉल्स में अवेलेबल नहीं हैं, और वो सभी फीचर्स किस में अवेलेबल होंगे, PPP में, ठीक है। तो एक्चुअली जो PPP का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, पहला एडवांटेज कि ये ओपन स्टैंडर्ड है, दूसरा इट कैन एनकैप्सुलेट एनी लेयर 3 प्रोटोकॉल, मतलब लेयर 3 पे अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो PPP को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा लेयर 2 पे अगर आपने जैसे यहाँ पे लेयर 2 पे भी आप PPP को यूज कर सकते हो, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे PPP ओवर ईथरनेट, इसका मतलब ईथरनेट को भी एनकैप्सुलेट कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या सीखेंगे, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल P ओवर सीरियल लिंक्स, ठीक है। फिर इसमें मैं आपको बताऊंगा MLPP मींस मल्टीलिंक PPP, फिर फाइनली मैं आपको बताऊंगा PPP ओवर ईथरनेट। तो इसके फीचर्स को समझेंगे कि PPP के क्या क्या फीचर्स होते हैं वगैरह वगैरह, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं ट्रिपल P से रिलेटेड वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी बात देखो, PPP की जब भी बात करते हैं हम तो मेनली दो फेजेस होते हैं PPP में। पहला बोलो, लिंक एस्टैब्लिशमेंट फेज, है ना, और दूसरा क्या होता है, नेटवर्क कंट्रोल फेज। और अगर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उस केस में एक दूसरा यहां पे आ जाता है, फिर ये तीसरा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा यहां पे, ऑथेंटिकेशन फेज। तो ऑथेंटिकेशन फेज मतलब टोटल 3 फेजेस हो गए अगर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर्ड है तो। पहला लिंक एस्टैब्लिशमेंट फेज, दूसरा ऑथेंटिकेशन फेज, तीसरा हो गया नेटवर्क कंट्रोल फेज, ठीक है, या नेटवर्क लेयर कंट्रोल फेज। नेटवर्क लेयर कंट्रोल फेज, तो ये जो पहले दोनों फेजेस हैं इसको परफॉर्म करता है LCP, विच इज लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल इटसेल्फ, ठीक है। और जो लास्ट वाला फेज होता है ये नेटवर्क कंट्रोल फेज, या इसी को कहते हैं नेटवर्क लेयर कंट्रोल फेज, तो इसको परफॉर्म करता है NCP, विच स्टैंड फॉर नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। लिंक एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ और सिर्फ लिंक एस्टैब्लिशमेंट होगा, मतलब लिंक इनिशिएट करेगा, इनिशियलाइज होंगे लिंक्स, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में लेयर 2 क्योंकि PPP में आप ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो ऑथेंटिकेशन फेज में वो ऑथेंटिकेट करेंगे एक दूसरे को। अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है देन दे विल मूव इनटू नेक्स्ट फेज विच इज नेटवर्क कंट्रोल फेज। और इसमें ये लेयर 3 प्रोटोकॉल को नेगोशिएट करता है, मतलब देखता है कि लेयर 3 प्रोटोकॉल कौन सा है। जैसे कि कई बार IP चला रहे होते हो आप, कई बार IPX, कई बार IPv6, है ना, तो वो देखेगा नेटवर्क कंट्रोल फेज में कि नेटवर्क लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रखा है, सो दैट कि PPP डायरेक्टली उसी को अपना पेलोड हैंडओवर करे, ठीक है। हाँ हाँ, आ गई बात समझ में। अब PPP के देखो बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि PPP सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको कि इट सपोर्ट्स लेयर 2 ऑथेंटिकेशन आप PPP में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। बाकी किसी भी प्रोटोकॉल में लेयर 2 ऑथेंटिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर दूसरी बात करें हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन से अलग, जनरली क्या होता है कि जैसे एक R1 है और एक ही R2,
अगर दोनों तरफ डिफरेंट सबनेट्स के आईपी एड्रेसेस हैं, क्या वो कभी एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे? बट अगर यहाँ पे मान लो कि आपने आईपी दे दिया 1.1.1 और यहाँ पे दे दिया 2.2.2, तो दोनों एक दूसरी मतलब दोनों ही डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग करेंगे ना, बट फिर भी R1 और R2 कम्युनिकेट कर सकते हैं इफ यू आर रनिंग ट्रिपल पी। तो ये फीचर भी किसका होता है? ट्रिपल पी का। और भी काफी फीचर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये एक R1 है, R1 के सामने क्या रखी होती है? मॉडेम, जो घरों में यूज करते हैं हम, वहां पे आईपी एड्रेस एलोकेट हो जाता है डायनामिकली, तो वो भी किसके थ्रू करा सकते हो आप? ट्रिपल पी से। मतलब ट्रिपल पी से आप अपने क्लाइंट को, अपने नेबर को डायनामिकली आईपी एड्रेस भी एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल दीज फीचर्स आर इन ट्रिपल पी। वन बाय वन सभी फीचर्स को इंप्लीमेंट करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से नहीं, ठीक है। ओके, वापस आते हैं पीपीपी ऑथेंटिकेशन पे। अगर पीपीपी ऑथेंटिकेशन की बात करें तो दो टाइप का ये सपोर्ट कर रहा होता है, एक होता है पैप और एक होता है चैप। हम हमेशा किसको प्रीफर करेंगे? चैप को, ठीक है, क्योंकि पैप में जो आपकी की जाएगी वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ट्रेवल होगी ओवर द नेटवर्क, ठीक है। और चैप में आपका जो की होगी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी, और प्लस इसको हम 3-वे हैंडशेकिंग भी बोलते हैं, मतलब 3-वे ऑथेंटिक आप, हाँ मतलब 3-वे हैंडशेकिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि इस चैप में 3-वे हैंडशेकिंग होती है, ठीक है। जैसे टीसीपी क्या परफॉर्म करता है? 3-वे हैंडशेकिंग। इन सेम मैनर चैप विल आल्सो परफॉर्म 3-वे हैंडशेकिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है दोनों में, पैप और चैप में। फाइनली दो राउटर लेंगे, बहुत इजीली हम इसको समझेंगे कि पीपीपी किस तरीके से काम कर रहा होता है और किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंप्लीमेंट ट्रिपल पी ओवर सीरियल लिंक्स, ठीक है। मान लो कि ये दो राउटर्स आपके पास में अवेलेबल हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सीरियल इंटरफेसेस पे सिस्को की डिवाइसेस पे एनकैप्सुलेशन क्या चल रहा होता है? HDLC। तो उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब चेंज करके किस में कन्वर्ट करोगे? ट्रिपल पी में। तो मान लो यहाँ पे आईपी एड्रेस है 12.1.1 और यहाँ पे आईपी एड्रेस है आपका 12.1.2। वापस चलते हैं R1 पे, और R1 पे आईपी एड्रेस एलोकेट करेंगे, साथ में R2 पे भी। और बाय डिफॉल्ट देखोगे आपकी वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस क्या रहेगा? 12.1.1, ठीक है। ऐसे ही R2 पे जाकर के आप एलोकेट कर दोगे 12.1.1.2, ठीक है। फिर R1 से पिंग कराओगे आप, पिंग 12.1.2 हो जाना चाहिए, हो गया। बाय डिफॉल्ट शो इंटरफेस सीरियल 1/0। देखना क्या चला हुआ है यहाँ पे? HDLC। कन्वर्ट किस में करना होगा अब आपको? पीपीपी में, ठीक है। तो इंटरफेस सीरियल 1/0, एनकैप्सुलेशन क्या रखोगे आप? ट्रिपल पी। जब एक तरफ एनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी रहता है, दूसरी तरफ HDLC, तो लाइन प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? डाउन। और अगर लाइन प्रोटोकॉल डाउन है तो क्या वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे? ठीक है। तो सामने भी जाकर के क्या कहना पड़ेगा अब आपको कि इंटरफेस सीरियल 1/0 एनकैप्सुलेशन पीपीपी, ठीक है। जैसे एनकैप्सुलेशन पीपीपी कहोगे तो अब देखो यहाँ पे ये लाइन प्रोटोकॉल अप आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आ गए आप? क्योंकि अप आ गए तभी तो ये पिंग कर पा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे इन पैकेट्स को कैप्चर करोगे देखो, तो आपको दिखाई देगा कि पीपीपी का हेडर लग करके जा रहा होगा अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ HDLC। प्रीवियसली किसका हेडर लग करके जा रहा था? HDLC का, लेकिन अब किसका लग करके जाएगा? पीपीपी का, ठीक है। तो अगर R1 से आप पिंग करोगे 12.1.2 तो वो आपने कैप्चर में HDLC ले लिया। अच्छा, क्या चला हुआ है यहाँ पे? ट्रिपल पी। गया SMP पैकेट। तो यहाँ पे HDLC की जगह पे अब क्या लगा हुआ है देखना, है ना? ट्रिपल पी है ना, सिंपल। तो HDLC की जगह पे अब PPP हेडर ऐड होकर के जाएगा एट लेयर 2, ठीक है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि HDLC की जगह पे इसने ट्रिपल पी को ऐड कराना स्टार्ट कर दिया। और 4 बाइट्स का हेडर है ये देखो, क्योंकि 100 बाइट्स किसके लिए होती है, ICMP के लिए, मतलब इंक्लूडिंग IP हेडर। और फिर 4 बाइट्स किसके लिए हैं, ट्रिपल पी के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो वापस जाओ, और अब इस बार क्या कॉन्फ़िगर करेंगे हम यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन। पहले ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें हम करेंगे, ठीक है। एक बात और देखो, यहाँ पे जब आप R1 की राउटिंग टेबल देखोगे तो जनरली इसको क्या दिखाना चाहिए, 12.1.1.0/24, लेकिन इसने तो R2 का भी IP एड्रेस लर्न कर लिया ना ऑटोमेटिकली। और यही रीजन है, यही इसी वजह से अगर आप इन दोनों को डिफरेंट सबनेट्स में डालोगे, मान लो कि यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 1/0 पे IP एड्रेस दे दिया आपने 10.1.1.1/24, R2 पे दे दिया आपने R1 पे आ जाओ, पिंग कराओ यहां से। क्या HDLC या इथरनेट के केस में कभी पिंग होगा? यहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रिपल पी में एक प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं IPCP, इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल। IPCP एक प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होता है ट्रिपल पी में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टू एक्सचेंज देयर राउट्स विद ईच अदर। लेकिन जो राउट एक्सचेंज होगा ना वो /32 पे होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे R1 पे कि इसने R2 के IP एड्रेस को लर्न कर लिया, बट ऑन /32। देख लो आप 20.1.1.1/32 पे आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। ऐसे ही R2 के पास में शो IP राउट देखोगे अगर आप, तो 10 वाला नेटवर्क आ रहा होगा /32 पे। आप कहोगे बाप ये डायरेक्टली कनेक्टेड क्यों दिखा रहा है, तो एक्चुअली ट्रिपल पी के थ्रू जो राउट लर्न होता है ना, नेबर का जो IP एड्रेस लर्न होता है वो हमेशा /32 पे ही होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। वो हमेशा /32 पे ही होगा, ठीक है, नेबर का IP एड्रेस PPP के अंदर। और यही रीजन है क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है 10 वाले को R2 पे डायरेक्टली कनेक्टेड, तो इसलिए 10 पे ट्रैफिक जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसीलिए पॉसिबल है कि यहाँ से 10.1.1 को पिंग कर सकता है। आई बात समझ में सभी को। बट आप इस फीचर को डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आपने इस फीचर को डिसेबल कर दिया तो फिर ये दोनों एक दूसरे से पिंग नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट PPP में ये फीचर इनेबल्ड रहता है, ठीक है। अब अगर आप इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाकर के कह देते हो नो नेबर अरे नो पीयर नहीं, हाँ पीयर करके है ना, पीयर नो वेट पीयर नेबर राउट, ठीक है। तो एक कमांड होती है पीयर नेबर राउट, बाय डिफॉल्ट ये इनेबल्ड रहती है। अब आप क्या कह दोगे यहाँ पे नो पीयर नेबर राउट। ऐसे ही सेम कमांड कहाँ पे दे दोगे आप R2 पे, तो सीरियल 1/0 पे जाकर के नो पीयर नेबर राउट, ठीक है। जैसे इस कमांड को डालोगे आप यहाँ पे, तो अब देखना यहाँ पे आप फिर से इंटरफेस सीरियल 1/0 को एक बार शट डाउन करके नो शट कर देना, ठीक है। तो जैसे ही नो शट करोगे अब आप, तो क्या इसको R2 का IP एड्रेस लर्न होना चाहिए? अब नहीं होगा। और अगर R2 का IP एड्रेस इसको लर्न नहीं होता है, तो अगर आप यहाँ से पिंग कराओगे 20.1 को, क्या होगा पिंग? क्योंकि अब इसको पता ही नहीं कि वेयर इज 20.1.1.1, ठीक है। तो टी-शूट में वो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि दोनों तरफ डिफरेंट सबनेट्स के IP एड्रेसेस हो, लेकिन साथ में कमांड क्या कॉन्फ़िगर करती हो, नो पीयर नेबर राउट। और अगर नो पीयर नेबर राउट कमांड पहले से कॉन्फ़िगर होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों एक दूसरे से पिंग नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपको ये पीयर नेबर राउट इनेबल करानी पड़ेगी, मतलब जो नेगेट कर रखा होता है उसको आपको परमिट कराना होगा, मतलब नो वाली कमांड रिमूव करनी होगी आपको, ठीक है। आपको नेबर का राउट ही लर्न नहीं हो रखा होगा, यहाँ पे हो रखा है क्या? नहीं ना। दूसरा शो रन इंटरफेस सीरियल 1/0, जैसे ही रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको ये, ठीक है। तो इस कमांड को रिमूव कर देना। जैसे रिमूव करोगे तो फिर से वो नेबर का राउट लर्न करना स्टार्ट कर देगा, इंटरफेस सीरियल 1/0, और फिर से क्या कह दोगे, पीयर नेबर राउट। और ऐसे ही R2 पे कमांड दे दोगे पीयर नेबर राउट। तो क्लियर? सॉरी, वापस से जाओ इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाकर के शट, और फिर नो शट कर दो इसको। नेबर का राउट फिर से ये लर्न कर लेगा, ठीक है। जैसे ही नेबर के राउट को लर्न करेगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर से पिंग करना स्टार्ट कर देंगे ये।
बाकी अगर आप देखना चाहते हो कि इस राउट को एक्सचेंज कराने का काम आईपीसीपी का है तो वो भी देख सकते हो आप, ठीक है। आप एक काम करो, डिबग पीपीपी और डिबग साथ में क्या कह सकते हो आप यहाँ पे, इंटरफेस सीरियल 1/0 को क्या कर दोगे, शट डाउन। और शट डाउन करने के बाद देखो नो शट करो इसको वापस से, ठीक है। जैसे ही नो शट करोगे देखो ये दिखा दी यहाँ पे कि आईपीसीपी ने क्या कर दिया, इस राउट को अब यहाँ से रिमूव, क्योंकि हमने वो इंटरफेस डाउन कर दिया। अब जब दोबारा से अप आएगा तो देखना कि आईपीसीपी के थ्रू ही इसको लर्न करेगा। आ गया? तो देखो यहाँ पे आईपीसीपी ने इंस्टॉल कर दिया राउट को, 20.1.1 नेबर का आईपी एड्रेस है ना ये, और ये हमेशा /32 पे ही इंस्टॉल होगा। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, लिंक एस्टेब्लिशमेंट फेज, उसके बाद क्या होता है, ऑथेंटिकेशन फेज। लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फेज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये कि फिनिशिंग एलसीपी, और इसके बाद यहाँ पे ये नेटवर्क कंट्रोल फेज स्टार्ट हुआ, ठीक है, जिसमें कि आईपीसीपी, सीडीपीसीपी। तो आईपीसीपी का मेन वर्क क्या होता है कि वो एक दूसरे का आईपी एड्रेसेस एक्सचेंज कराए, ठीक है। दूसरा सीडीपीसीपी का क्या रोल होता है यहाँ पे, जब आप कहते हो शो सीडीपी नेबर, तो दिखाता है ना कि ये आपका नेबर है। तो ये जो सीडीपी के पैकेट्स हैं वो कौन लेकर के आएगा, सीडीपी। सीडीपी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल, अगर बात समझ में, सीडीपीसीपी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मतलब पीपीपी पे ही जब आपका एनकैप्सुलेशन पी चला होता है तो भी आप अपने नेबर को देख सकते हो शो सीडीपी नेबर कमांड चला करके, ड्यू टू सीडीपीसीपी। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप इन सब चीजों को समझ सकते हो, या फिर इस तरीके से आप पी को कॉन्फ़िगर करोगे। ऑथेंटिकेशन करा दूं अब? तो देखो जब भी आप ऑथेंटिकेशन कराओगे तो दो तरीके से कराओगे, एक होगा वन वे ऑथेंटिकेशन और एक होगा टू वे ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा वन वे ऑथेंटिकेशन, उसके बाद कराऊंगा टू वे ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, चैप। तो एक काम करते हैं, वन वे ऑथेंटिकेशन के लिए इसको क्या मान लेते हैं हम, सर्वर, या फिर आप इसको क्या मान लो, आईएसपी, और इसको क्या मान लोगे आप, क्लाइंट। तो हम चाहते हैं कि जब क्लाइंट आईएसपी के पास जाए तो आईएसपी उसको ऑथेंटिकेट करे, लेकिन जब आईएसपी क्लाइंट के पास जाए तो क्लाइंट उसको ऑथेंटिकेट ना करे। तो उसके लिए वन वे ऑथेंटिकेशन, तो आप सर्वर पे जाओगे मतलब आईएसपी पे, ये कौन है, आईएसपी। तो इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाकर के सबसे पहली कमांड क्या रहेगी, पीपीपी क्या ले लोगे, बस यही कमांड देनी है। इंटरफेस मोड में जाकर के बाहर आ जाना, यूजर नेम क्रिएट कर लेना। यूजर नेम मान लो क्या ले लिया आपने, पासवर्ड भी क्या ले लिया, बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल हर एक यूजर नेम के लिए क्या होता है, 15। तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर करने के बाद देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने दो कमांडें दी हैं। पहला कि इंटरफेस मोड में जाकर के आपने ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दिया, दूसरे में आपने क्या क्रिएट किया, यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब आप सामने जाओ, देखो सामने वाले का लाइन प्रोटोकॉल क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, डाउन, क्योंकि इसका लाइन प्रोटोकॉल डाउन है तो राउट भी नहीं होगा इसके पास में। अब राउट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है पिंग भी नहीं होगा। तो आप इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाकर के देखो, सबसे पहली कमांड क्या देते थे हम, पीपीपी ऑथेंटिकेशन पैप। ये कमांड मत देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड नहीं कराना। तो वन वे ऑथेंटिकेशन रखना था, इसका मतलब R2 मस्ट नॉट ऑथेंटिकेट R1 है ना। तो यहाँ पे क्या कमांड दोगे, पीपीपी डायरेक्टली क्या कह दोगे, यूजर नेम सेंट पीपीपी पैप सेंट यूजर नेम क्या था, टेस्ट, और पासवर्ड भी क्या था, टेस्ट। बस ठीक है, इतनी कमांड देते ही मतलब ये कमांड कॉन्फ़िगर करते ही R2 पे अब R1 और R2 के बीच का लिंक अप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कमांड कॉन्फ़िगर नहीं करनी है क्लाइंट के ऊपर, सिर्फ एक कमांड देनी है कि सेंट यूजर नेम दिस एंड पासवर्ड इज दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे क्लाइंट को, ठीक है। तो अब फिलहाल हो क्या रहा है कि R1 इज ऑथेंटिकेटिंग टू R2 बट R2 इज नॉट ऑथेंटिकेटिंग टू R1, that's why we are calling it as a one way authentication। अगर आपको टू वे ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना है, इसका मतलब R2 मस्ट ऑल्सो ऑथेंटिकेट R1, ठीक है। तो आप R2 पे जाकर के क्या कमांड दोगे, देखो फिलहाल सब कुछ ओके है ना। अगर आप यहां से पिंग कराओगे 10.1.1 हो जाना चाहिए, देख लो ना। इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाकर के फिर से क्या कहोगे, पीपीपी ऑथेंटिकेशन, क्या रखोगे, चाहे बाहर आ जाओ, यूजर नेम क्या रख लोगे, मान लो सिस्को, पासवर्ड भी क्या रख लिया आपने, सिस्को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सामने जाओ, क्योंकि इसका लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया, और अब इंटरफेस पे जाकर के क्या कह दोगे, पीपीपी पैप सेंट यूजर नेम क्या था और पासवर्ड सिस्को।
वहाँ पे अपने चैप लिखा है, इधर टैब लिखा है। अच्छा चैप ले लिए क्या उधर, कोई बात नहीं। इंटरफेस सीरियल 1/0 पीपीपी ऑथेंटिकेशन, चैप को हटा दो और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या कहोगे, पीपीपी ऑथेंटिकेशन। आ गया आप, जैसे ही आप आएगा तो पिंग करा लो 20.1 को, हो गया। और दोनों ने राउट भी एक्सचेंज कर लिए। बोलो, तो पैप में 1 वे ऑथेंटिकेशन और 2 वे ऑथेंटिकेशन करा लोगे दोनों, ठीक है। अब कुछ नहीं, अरे फायदा तो यही है कि एक जो सर्वर है वो ऑथेंटिकेट कर रहा है क्लाइंट को, मतलब जो आईएसपी है वो क्लाइंट को ऑथेंटिकेट कर रहा है, कस्टमर को। कस्टमर करता है कभी आपने 2 वे कराया उस पे अपनी मोडेम पे, आप मोडेम पे सिर्फ और सिर्फ क्या डिफाइन करते हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो वो ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट होता है सामने जाकर के या नहीं। तो वहां पे हमेशा क्या यूज कर रहे होते हैं हम, 1 वे ऑथेंटिकेशन। अब यहाँ पे आप एक काम करो, वापस से जो यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किए थे दोनों तरफ वो रिमूव कर दो। डिफॉल्ट इंटरफेस सीरियल 1/0 यहाँ पे कमांड दे दो। ऐसे ही R2 पे भी जाकर के डू शो हिस्ट्री और जो ये यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया होगा आपने उसको रिमूव करो। डिफॉल्ट इंटरफेस सीरियल 1/0 कॉन्फ़िगर कर दो, तो यहाँ पे भी ये डिफॉल्ट स्टेट में आ जाएगा। आगे बात समझ में। इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाकर के वापस से आईपी एड्रेस क्या दे दोगे और एनकैप्सुलेशन। फिर R2 पे जाओ, इंटरफेस सीरियल 1/0 एनकैप्सुलेशन क्या रखोगे यहाँ पे, पीपीपी आईपी एड्रेस क्या रख लोगे 20.1.1। आ गई बात समझ में। और अब पिंग हो जाना चाहिए, देखो पिंग 10.1.1.1 हो गया पिंग, ठीक है। अब इस बार क्या कॉन्फ़िगर करोगे आप यहाँ पे, चैप। तो चैप कॉन्फ़िगर करने के लिए देखो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप 1 वे ऑथेंटिकेशन या फिर 2 वे ऑथेंटिकेशन। 1 वे का मतलब है कि केवल आईएसपी क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करेगा या फिर क्लाइंट आईएसपी को ऑथेंटिकेट करेगा, और 2 वे का मतलब क्या हो जाएगा कि आईएसपी क्लाइंट को ऑथेंटिकेट करेगा और क्लाइंट आईएसपी को ऑथेंटिकेट करेगा। बट याद रखना ये 3 वे हैंडशेकिंग परफॉर्म करता है चैप, ठीक है। इसके बाद वापस आ जाओ आईएसपी पे, देखो आप लोग, और यहाँ पे क्या कहोगे, इंटरफेस सीरियल 1/0। सबसे पहली कमांड क्या रहेगी, पीपीपी ऑथेंटिकेशन चैप। फिर इसके बाद क्या क्रिएट करोगे यहाँ पे, यूजर नेम, मान लो कि क्या ले लिया आपने यहाँ पे, पासवर्ड क्या ले लिया, सिस्को@। सामने जाओगे, लाइन प्रोटोकॉल तो यहाँ पे भी डाउन पड़ा हुआ है, इंटरफेस सीरियल 1/0, तो क्या कहोगे, पीपीपी चैप होस्ट नेम। होस्ट, यहाँ पे होस्ट नेम कीवर्ड होता है, सामने क्या था, यूजर नेम। फिर पीपीपी चैप पासवर्ड, अलग अलग कमांड देनी होती है आपको, ठीक है। तो cisco@123, तो लाइन प्रोटोकॉल आपका जाना चाहिए अब यहाँ पे आ गया। तो अब ये क्या हुआ हमारा 1 वे ऑथेंटिकेशन, क्योंकि देखो इस केस में आईएसपी ने किसको ऑथेंटिकेट करा है, क्लाइंट को, लेकिन क्लाइंट ने आईएसपी को ऑथेंटिकेट नहीं किया। अगर आप चाहते हो कि करे तो R2 पे जाकर के आप क्या कहोगे, इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाकर के बताओ, पीपीपी ऑथेंटिकेशन में क्या रखोगे, चैप। इसके बाद बाहर आ जाना, यूजर नेम, ध्यान रखना यूजर नेम मस्ट बी डिफरेंट इन चैप, यूजर नेम मस्ट बी। सामने क्या लिया था, सिस्को, तो यहां पे क्या ले लेना, पासवर्ड मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड। इन चैप पासवर्ड मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड, यूजर नेम मस्ट बी डिफरेंट ऑन बोथ साइड। तो यहां पे पासवर्ड क्या ले लेंगे अब, cisco@123। और इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद, क्योंकि लाइन प्रोटोकॉल क्या हो गया अब डाउन, वापस जाना मतलब आईएसपी पे, और इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाकर के क्या कहोगे, पीपीपी चैप होस्ट नेम Cisco, sorry, टेस्ट, पीपीपी चैप पासवर्ड, Cisco 1.1. बोलो। अब तो राउट एक्सेस हो जाने चाहिए इनमें, पिंग कराओ 20.1.1 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे, चैप। आ गई बात समझ में। तो पैप और चैप दोनों तरीके से बता दिया, 1 वे ऑथेंटिकेशन एज वेल एज 2 वे ऑथेंटिकेशन। तो जैसा भी होगा टी शूट में वहां पे लैब के ड्यूरिंग लैब, तो उसी तरीके से आपको आंसर देना होगा। अगर वहां पे 1 वे ऑथेंटिकेशन है तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि 1 वे है या फिर 2 वे है। अगर 1 वे है, बोलो। यूजर नेम डिफरेंट रखने का क्या पर्पस है? नहीं, पर्पस कुछ नहीं है, बस होस्ट नेम लेता है ना ये यहाँ पे। तो 2 राउटर के होस्ट नेम कभी सेम हो ही नहीं सकते।
एक राउटर पे एक से ज्यादा यूजर नेम बना हुआ है तो कौन सा की लेके जाएगा? हाँ, एक राउटर पे ऑथेंटिकेशन जो इस पे यूजर नेम क्रिएट करते हो वो कभी की लेकर के आता है, जाता है मतलब। ही तो मतलब एक से ज्यादा यूजर नेम बने हुए हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि जिस पे यूजर नेम बनाते हो क्या वो कभी की लेकर के जाता है? वो किसका वेट कर रहा होता है, सामने से कौन सी की आ रही है उसके अकॉर्डिंग सेंड तो सामने से करते हो ना। हाँ फिर तो हमारे पे जिस पे मैच कर जाएगा वही सही है, भले ही मल्टीपल हो आपके पास। अरे सेंड तो सामने से कर रहे हो ना, हमारे पास तो डेटाबेस है, हमारे पास मल्टीपल यूजर नेम पासवर्ड, अब सामने से जो आएगा जिसके साथ मैच कर गया बस हो गया ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। और अगर हमने मल्टीपल यूजर नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर किए हुए हैं और जो सामने से आया उसमें से कोई भी मैच नहीं किया तो क्या ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगा? तो लाइन प्रोटोकॉल विल रिमेन डाउन। आगे बात समझ में? तो अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो इवन कि डीबग, पीपीपी, नेगोशिएशन और फिर इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाकर के शट डाउन कर दो। शट के बाद वापस से क्या कर दोगे? नॉट शट डाउन। देखना हो गया। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे? ऑथेंटिक फेज इज ऑथेंटिकेटिंग बाय बोथ। अगर बोथ मतलब दोनों तरफ नहीं होता तो फिर ये बता देता कि बोथ बाय अस या फिर बाय एनीवन, ठीक है, दिखा देता है यहाँ पे। लेकिन इस बार क्योंकि दोनों ही ऑथेंटिकेट करेंगे एक दूसरे को तो इसीलिए क्या कह रहा है? फेज इज ऑथेंटिकेटिंग बाय बोथ। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे क्या चला रखा था हमने? चैप, तो चैप ही दिखाया ना इसने। इसके बाद देखो एक होता है कि पीपीपी में हम ट्रिपल ए भी यूज कर सकते हैं। पीपीपी ऑथेंटिकेशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? ट्रिपल ए। तो अगर पीपीपी के लिए आप ट्रिपल ए यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ट्रिपल ए यूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं हम, डू शो हिस्ट्री। यहाँ पे जो आपने ये यूजर नेम क्रिएट किया है आईएसपी के पास, और यूजर नेम कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया आपने? क्लाइंट के पास, मतलब R2 पे। तो जो यूजर नेम आपने क्रिएट किए हैं दोनों तरफ वो रिमूव करो और फिर से डिफॉल्ट डाल दो यहाँ पे, डिफॉल्ट इंटरफेस सीरियल 1/0। और ऐसे ही R2 पे कमांड डाल दोगे डिफॉल्ट इंटरफेस सीरियल 1/0। जैसे डिफॉल्ट स्टेट में लेकर के जाओगे इंटरफेसिस को तो जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन थी वो फिर से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाकर के आईपी एड्रेस क्या दे देंगे? 10.1.1.1 और एनकैप्सुलेशन क्या रख लेंगे? R2 पे जाओ, इंटरफेस 1/0, आईपी एड्रेस 20.1.1 और एनकैप्सुलेशन क्या रख लेंगे हम? बोलो। एनकैप्सुलेशन पीपीपी रखने के बाद अब लाइन प्रोटोकॉल आप आ जाना चाहिए और पिंग भी हो जाना चाहिए यहाँ से आईएसपी से 20.1.1 राउट एक्सचेंज हो गए, क्योंकि अभी तक तो हमने कोई ऑथेंटिकेशन यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आप ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना चाहते हो ट्रिपल पी ऑथेंटिकेशन विद यूजिंग ट्रिपल ए तो बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा आपको इसमें एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम, वन वे ऑथेंटिकेशन कराऊं या टू वे? वन वे करा दूं, टू वे में खुद करा लेना ट्रिपल ए के साथ में। तो आईएसपी से हम चाहते हैं कि आईएसपी किसको ऑथेंटिकेट करे? क्लाइंट को। तो आईएसपी पे आकर के क्या कहोगे? ट्रिपल ए न्यू मॉडल, फिर ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन किसके लिए? पीपीपी। और अब ये पूछेगा लिस्ट का नेम कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आपने क्या ले लिया यहाँ पे? CCIE, ठीक है। ग्रुप, मान लो कि आपके पास रेडियस सर्वर है नेटवर्क में तो क्या कहोगे आप? रेडियस ग्रुप। अगर आपके पास में टेकएक्स है तो क्या ले लोगे? टेकएक्स। और अगर दोनों फेल हो जाते हैं, रेडियस और टेकएक्स सर्वर कोई भी नहीं है अवेलेबल, तो लास्ट में हमेशा क्या कीवर्ड यूज करते हैं हम? लोकल। इसका मतलब क्या होगा कि अगर टेकएक्स सर्वर, रेडियस सर्वर दोनों के दोनों डाउन है तो फिर कहां से ऑथेंटिकेट करेगा ये? अपने लोकल डेटाबेस से। तो जो लोकली आप यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करोगे उससे ऑथेंटिकेट करेगा। आगे बात समझ में? और इसके बाद आप यहाँ पे क्या क्रिएट कर देना? एक यूजर नेम, मान लो कि क्या ले लिया आपने? सिस्को। पासवर्ड क्या ले लिया आपने? इसको Cisco@12। कोई प्रॉब्लम इसमें? अभी तो आपने केवल क्या क्रिएट किया? देखो 3 कमांडें चलाई अभी तक आपने यहाँ पे। एक तो ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ट्रिपल ए सर्विस को एनेबल कराने के लिए, फिर दूसरा ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लिस्ट बनाई फॉर ट्रिपल पी, है ना। ट्रिपल पी के लिए ऑथेंटिकेशन लिस्ट बनाई और फाइनली आपने क्या क्रिएट कर दिया यहाँ पे? यूजर नेम पासवर्ड। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ना तो कोई रेडियस सर्वर अवेलेबल है और ना ही कोई टेकएक्स सर्वर है, ठीक है। और इसके बाद देखो इंटरफेस सीरियल 1/0 पे जाकर के क्या कहते थे हम? पीपीपी ऑथेंटिकेशन चैप
और इस बार ना एंटर नहीं करोगे, यहां पे लिस्ट नेम लोगे। लिस्ट नेम क्या था हमारा? बस हो गया काम आपका, डाउन हो गया ये। शो आईपी राउट, क्या है कोई राउट यहाँ पे? सामने जाओ, है क्या कोई राउट यहाँ पे? अब अगर सक्सेसफुली कराना है ऑथेंटिकेशन तो यहां से क्या कहोगे? पीपीपी चैप होस्ट नेम, किस नाम से? पीपीपी चैप पासवर्ड लाइन प्रोटोकॉल आप आ जाना चाहिए। आ गया वन वे ऑथेंटिकेशन विद यूजिंग ट्रिपल ए। तो सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस आया यहाँ पे आईएसपी के पास कि जो पहले आप डायरेक्टली क्या कहते थे? पीपीपी ऑथेंटिकेशन चैप, तो डायरेक्टली वो लोकल डेटाबेस को लुकअप करता था। इस बार किसके पास जाएगा? वो ट्रिपल ए के पास में। और ट्रिपल ए में क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप? रेडियस, टेक्स, और फाइनली क्या यूज कर रहा है अपना लोकल डेटाबेस। तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए अब इसमें आपको, है क्या यहाँ पे? अरे ट्रिपल ए के साथ में करा लोगे। आपने सिंपली यहाँ पे क्या क्रिएट की? ट्रिपल ए लिस्ट। और जब आपने इंटरफेस के अंदर जाकर के कहा पीपीपी ऑथेंटिकेशन चैप CCIE, तो CCIE क्या है यहाँ पे? ये ट्रिपल ए लिस्ट नेम। क्लियर हुआ सभी को? और सेम हम अब अगर आप टू वे करना चाहते हो तो सामने भी क्या कहोगे? ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ट्रिपल ए लिस्ट क्रिएट करोगे ट्रिपल पी के लिए, फिर इंटरफेस पे जाकर के ये एनकैप्सुलेट ऑथेंटिकेशन को इनेबल्ड कराओगे। फिर एक क्या क्रिएट करोगे सामने भी? यूजर नेम पासवर्ड, और यहां से उनको सेंड करोगे बाय यूजिंग कमांड पीपीपी चैप होस्ट नेम एंड पीपीपी चैप पासवर्ड। कर लोगे इसको पक्का? तो देखो ब्रीफ तो कर। अब मल्टीलिंक के लिए हमारे पास देखो, मल्टीलिंक का जो यूज होता है ना, जैसे ईथर चैनल देखा था आपने। ईथर चैनल का यूज क्या होता है कि मल्टीपल ईथरनेट लिंक्स को एग्रीगेट करा देना है ना। तो ऐसे ही मल्टीलिंक का यूज होता है मल्टीपल सीरियल लिंक्स को एग्रीगेट करा देना। ठीक है, तो अगर दो राउटर्स के बीच में एक से ज्यादा सीरियल लिंक अवेलेबल है और अगर आप उनको एग्रीगेट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या कॉन्फ़िगर करोगे आप? मल्टीलिंक। ठीक है, बट मल्टीलिंक कैन बी कॉन्फ़िगर्ड विथ ट्रिपल पी ओनली। इसका मतलब सभी सीरियल इंटरफेसेस पे एनकैप्सुलेशन क्या होना चाहिए? दो इनफ है ना? ये सीरियल 1 by 1 और ये भी सीरियल 1 by 1, ये 1 by 0। ऑन कर लो। तो सबसे पहला काम रहेगा इंटरफेस सीरियल 1 by 0 पे जाकर के एनकैप्सुलेशन क्या चलाओगे और क्या कर दोगे? फिर 1 by 1 पे जाकर के एनकैप्सुलेशन पीपीपी और साथ में क्या कर दोगे? नो शटडाउन। ऐसे ही R2 पे जाकर के इंटरफेस सीरियल 1 by 0 एनकैप्सुलेशन पीपीपी नो शटडाउन, इंटरफेस सीरियल 1 by 1 एनकैप्सुलेशन पीपीपी नो शटडाउन। कोई प्रॉब्लम? आईपी एड्रेस तो नहीं दिया ना किसी को भी अभी तक? अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन ट्रिपल पी है इन दोनों इंटरफेसेस पे, तो अब हम यहाँ पे मल्टीलिंक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक इंटरफेस बनाना, मल्टीलिंक किस नाम से बनाया आपने? मान लो 1 से बनाया आपने। ठीक है, बना लिया। बाहर आ जाओ बना करके, और फिर अपने फिजिकल इंटरफेस पे जाओ और यहाँ पे कहोगे पीपीपी मल्टीलिंक ग्रुप, और ग्रुप में वो डालोगे जो आपने यहाँ पे जिस नंबर से इंटरफेस बनाया। ठीक है, और अगर आप बिना इंटरफेस क्रिएट किए ग्रुप नंबर डिफाइन करते हो तो मेक श्योर कि जब आप इंटरफेस क्रिएट करोगे तो वही ग्रुप नंबर लो जो आपने यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, तो फिलहाल हमने इंटरफेस पहले बना लिया, तो ग्रुप क्या ले लिया हमने?
1 ऐसे सीरियल 1 by 1 पे भी जा करके ग्रुप 1 आ गई बात समझ में। और ऐसे ही आप कहां पे जाओगे R2 पे, और यहां पे मान लो इंटरफेस सीरियल 1 by 0, पहले ग्रुप ले लो आप इस बार। तो पीपीपी मल्टीलिंक ग्रुप क्या ले लिया आपने, जरूरी नहीं है 1 लें, पीपीपी मल्टीलिंक ग्रुप क्या ले लोगे आप यहाँ पे 2, इंटरफेस सीरियल 1 by 1 पे जाकर के फिर से ग्रुप 2 और फिर इंटरफेस मल्टीलिंक क्या ले लोगे आप 2, हो गया क्रिएट। ऐसे भी कर सकते हो। अब आप जब आईपी एड्रेस दोगे ना, देखो यहाँ पे जब आप कहोगे R1 पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे देखो एक मल्टीलिंक नाम से इंटरफेस अलग से क्रिएट हो गया होगा, हो गया ना मल्टीलिंक 1। और R2 पे किस नाम से क्रिएट, किस नंबर से क्रिएट हो गया होगा, मल्टीलिंक 2। अब आप एक काम करो, वापस से जाओ R1 पे इंटरफेस मल्टीलिंक 1, आईपी एड्रेस क्या दे दोगे इसको, मान लो कि 10.1.1, कोई प्रॉब्लम। और ऐसे ही R2 पे जाकर के इंटरफेस मल्टीलिंक 2 और इसको आईपी एड्रेस क्या दे दोगे 20.1.1। डिफरेंट सबनेट का दे दिया दोनों तरफ, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से पिंग कर लेंगे। देखो 10 और 20 दोनों एक्सचेंज हो गए होंगे, हो गए। तो अगर आप R1 से पिंग कराओगे 20.1.1 तो हो गया पिंग। अब अगर आप यहाँ पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करोगे, वैसे तो अब नेबरशिप आप नहीं आएगी, क्योंकि नेबरशिप के लिए क्या जरूरी होता है, आ गई बात समझ में। बट फिलहाल आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे से पिंग कर सकते हैं। और इन केस अगर दोनों अगर इन दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म कराना चाहते हो, OFICRP और OSPF, तो आपको दोनों तरफ सेम नेटवर्क का आईपी देना होगा या नहीं देना होगा, तो दे देना, हो जाएगा पिंग, मतलब नेबरशिप बन जाएगी। बाकी पिंग तो हो ही रहा है ना, यहाँ पे पिंग होने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बोलो कर लोगे इसको, ठीक है। एक बात और, रिडंडेंसी प्रोवाइड करा रहे हैं, हाँ रिडेंडेंसी और साथ में लोड बैलेंसिंग। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता पर मैक एड्रेस वगैरह, मतलब इक्वली भेजता है ट्रैफिक दोनों लिंक से, ठीक है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है यहाँ पे कि अगर कोई फिजिकल लिंक डाउन होता है तो उसकी वजह से जो नेबरशिप है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसा ईथर चैनल में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो यही होता है मल्टीलिंक। तो मल्टीलिंक इज अ काइंड ऑफ ईथर चैनल बट ओनली फॉर सीरियल लिंक्स, ठीक है। मेक श्योर कि सीरियल लिंक्स पे मल्टीलिंक कॉन्फ़िगर करने से पहले उनका एनकैप्सुलेशन टाइप क्या होना चाहिए, पीपीपी। अगर एनकैप्सुलेशन कोई दूसरा प्रोटोकॉल है आपके सीरियल इंटरफेस के ऊपर, देन यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर मल्टीलिंक ऑन योर इंटरफेसेस, ठीक है। मतलब आप बंडलिंग नहीं करा सकते सीरियल इंटरफेसेस की। बाकी इसके बाद देखो, इसके बाद जो आता है इसमें मल्टीलिंक में, एक तो हमने मल्टीलिंक पे जाकर के क्या एलोकेट कर दिया, आईपी एड्रेस, साथ में आप क्या कॉन्फ़िगर करा सकते हो, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कर सकते हो ना। तो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जैसे हम चाहते हैं कि R1 R2 को ऑथेंटिकेट करे, तो R1 पे जाकर के इंटरफेस पीपीपी टैप, और अगर AAA तो AAA लिस्ट कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। फिलहाल ऐसे ही कह देंगे AAA ऑथेंटिकेशन चैप। तो यूजर नेम क्रिएट कर लोगे, मान लो सिस्को, पासवर्ड भी क्या है सिस्को। तो मल्टीलिंक डाउन हो गया, आप सामने जाकर के इंटरफेस मल्टीलिंक 2 था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कहोगे, पीपीपी चैप होस्ट नेम सिस्को, पीपीपी चैप पासवर्ड, सिस्को था ना इधर भी। डन है जी। बाकी अगर आप चाहते हो कि R2 पे एक डिफॉल्ट राउट आ जाए ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए आप इंटरफेस मल्टीलिंक क्या था यहाँ पे 2, तो कह सकते थे पीपीपी IPCP राउट डिफॉल्ट। जैसे इस कमांड को कॉन्फ़िगर करोगे तो आपके पास डिफॉल्ट राउट भी आ जाएगा, देखो ऑटोमेटिकली। अब इंटरफेस मल्टीलिंक 2 था ना यहाँ पे, इसको एक बार शट डाउन करके क्या कर लोगे, नो शट डाउन। तो देखना आप जो, तो जिस तरफ इस कमांड को डालोगे उसके पास क्या जाएगा, एक डिफॉल्ट राउट, ठीक है। ये इंटरफेस के अंदर डाला मैंने मल्टीलिंक के अंदर, वैसे सीरियल इंटरफेस पे भी डाल सकते थे अगर मल्टीलिंक नहीं होता तो। यहाँ पे पहले भी सब कुछ बिहेवियर सेम रहेगा,
मल्टीलिंक भी तो एक इंटरफेस ही है ना। तो ऑथेंटिकेशन करा दिया मैंने इस पे मल्टीलिंक पे भी। बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, जैसे पहले किया वैसे ही अब होगा यहाँ पे जी। वहाँ पे कितने लिंक दे सकते हैं मैं क्यों? कहाँ पे वहाँ पे लिंक कितने ले सकते हैं वर्ड में? है नहीं कोई यार ऐसी कोई मतलब मैक्सिमम कोई लिमिटेशन नहीं है मल्टीलिंक के लिए। डन है जी। तो इसमें भी वही सेम रखेंगे हम कि एक तरफ आईएसपी मान लो R1 को और एक तरफ क्या मान लोगे क्लाइंट। इस बार ईथरनेट के थ्रू मतलब जैसे मॉडेम और राउटर होता है ना, मॉडेम किस पे टर्मिनेट हो रहा होता है सामने, राउटर्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट मान लो ये। इस बार आप FA0/0 पे आईपी एड्रेस अगर आप कहते हो नो शट डाउन और आईपी एड्रेस देते हो यहाँ पे 10.1.1, R2 पे जाकर के क्या कह दोगे, इंटरफेस FA0/0 नो शट डाउन, आईपी एड्रेस क्या दे दोगे 10.1.2, पिंग हो जाना चाहिए 10.1.1। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एनकैप्सुलेशन क्या रहता है, आरपा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि पीपीपी कैन नॉट बी डायरेक्टली इनेबल्ड ऑन योर इथरनेट पोर्ट्स लाइक दिस वन। एनकैप्सुलेशन है क्या कोई कमांड? है नहीं कोई कमांड एनकैप्सुलेशन नाम की यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इथरनेट पोर्ट्स होंगे उन पे आप डायरेक्टली एनकैप्सुलेशन पीपीपी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रॉब्लम है इथरनेट पोर्ट्स के साथ में, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब देखो यहाँ पे वापस से जाओ FA0/0 पे नो आईपी एड्रेस कर दो यहाँ पे, ठीक है। रिमूव कर दिया यहाँ से आईपी एड्रेस, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कोई आईपी एड्रेस नहीं है अब R1 पे। ऐसे ही R2 पे जाओ, इंटरफेस FA0/0 नो आईपी एड्रेस एंड डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या कोई आईपी एड्रेस है यहाँ पे? तो अब आईपी एड्रेसेस हमने दोनों ही डिवाइसेस से रिमूव कर दिए, ठीक है। ठीक है जी। तो आईपी एड्रेस रिमूव कर देना, दोनों तरफ से कर दिया हमने, कोई आईपी एड्रेस नहीं है। फिलहाल लाइन प्रोटोकॉल अप है दोनों ही इथरनेट पोर्ट्स का, मतलब दोनों तरफ दोनों एंड्स पे इनेबल्ड है ये। तो अब आ जाओ, सबसे पहले देखो यहाँ पे आप आईएसपी एंड पे, तो इनमें ना एक तो होता है पीपीपी ओई सर्वर, तो हम मान के चलेंगे कि पीपीपी ओई सर्वर तो ये है हमारा, ठीक है, आईएसपी, क्योंकि पीपीपी ओई सर्वर हमेशा आईएसपी होता है। और ये क्या हो जाएगा हमारा पीपीपी ओई क्लाइंट। डन। R1 पे आ जाओ। जब आप पीपीपी ओई सर्वर पे होंगे तो ये सर्वर हुआ ना आपका, तो होस्ट आईएसपी डाल देता हूं यहां पे, देखो मैं। तो यहां पे आप कमांड क्या दोगे, इंटरफेस वर्चुअल, एक वर्चुअल इंटरफेस बनता है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल टेम्पलेट। सर्वर पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्चुअल इंटरफेस जिसको कहा जाता है वर्चुअल टेम्पलेट। तो ये वर्चुअल देखो बहुत इजी है, वर्चुअल टेम्पलेट और नंबर आप इन बिटवीन 1 to 200 कुछ भी ले सकते हो। हमने क्या ले लिया, और यहीं पे आईपी एड्रेस एलोकेट कर दो। अब आप इसको मान लो कि आईपी एड्रेस क्या देना चाहते हो आप, इसको 10.1.1 दे दिया। अब बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखना, शो इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट 1 लाइन, सॉरी, बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन वर्चुअल टेम्पलेट का क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या रहता है बाय डिफॉल्ट, पीपीपी। ध्यान रखना, हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि वर्चुअल टेम्पलेट का बाय डिफॉल्ट एनकैप्सुलेशन रहता है PPP, ठीक है। और अगर किसी ने इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट, मान लो कि यहाँ पे एनकैप्सुलेशन क्या कर दिया, HDLC, देखें कौन कौन सा सपोर्ट करता है। अच्छा, मान लो क्या कर दिया, फ्रेम रिले। तो ध्यान रखना, ये टी शूट में हो सकता है ऐसा गलत, मतलब गलत कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से कर सकते हैं वो टी शूट में, अगर पीपीपी ओई आता है तो। नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है यहाँ पे, PPP। आगे बात समझ में, और होना भी क्या चाहिए, PPP। अब वर्चुअल टेम्पलेट बनाने के बाद देखो, हमने यहाँ पे केवल एक ही कमांड दी ना अभी तक, वर्चुअल टेम्पलेट, और उसको आईपी एड्रेस एलोकेट कराया, बस और कुछ नहीं। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे बनाओगे एक ब्रॉडबैंड ग्रुप, जिसको कहते हैं BBA ग्रुप, ठीक है। ब्रॉडबैंड ग्रुप बोलो या फिर BBA ग्रुप। तो BBA ग्रुप, और ग्रुप किसके लिए बनाना है आपने, पीपीपी ओई के लिए। अब इसको क्या दे दोगे आप यहाँ पे नेम,
देखो एक तो होता है डिफॉल्ट नेम, जैसे कि जब ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लिस्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट का नेम क्या होता है, डिफॉल्ट। ऐसे ही जब आप बीबीए ग्रुप बनाओगे तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ग्रुप का नेम क्या ले सकते हो आप, ग्लोबल। लेकिन हम कुछ और लेंगे ना, हम क्या ले लेंगे, मान लो अरे ये लो CCIE, जाने जी। तो बीबीए ग्रुप किस नाम से बनाया आपने, अब इसके अंदर अपने वर्चुअल टेम्पलेट को कॉल कर लेना। तो वर्चुअल टेम्पलेट किस नंबर से बनाया था, कर लिया कॉल, और कॉल करने के बाद सीधे अपने फिजिकल इंटरफेस पे जाना आप, और यहां पे आप क्या कहोगे, PPPoE इनेबल ग्रुप। बीबीए ग्रुप का नेम क्या था, बस इतना सा काम है, 4 ही तो कमांड है। बोलो, सबसे पहले क्या बनाओगे, दूसरे नंबर पे बीबीए ग्रुप में किसको कॉल करना है, और फाइनली बीबीए ग्रुप को कहां पे कॉल कर लेना है, फिजिकल इंटरफेस पे। ठीक है, तो फिजिकल इंटरफेस पे बीबीए ग्रुप कॉल करते ही आपका PPPoE इनेबल्ड हो गया इस इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, ये क्या है बीबीए ग्रुप? बीबीए ग्रुप क्या है, ब्रॉडबैंड ग्रुप। पहले इसको हम डायल इन कुछ करके बोलते थे, अब नहीं बोलते इसको ऐसा। मतलब आप वर्चुअल टेम्पलेट को डायरेक्टली इंटरफेस पे कॉल नहीं कर सकते, तो उसके लिए ग्रुप डिफाइन कर दिया कि ब्रॉडबैंड ग्रुप बना दो, उसमें किसको कॉल कर लो। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो यही 4 कमांड थी अभी तक आपने। पहला वर्चुअल टेम्पलेट बनाया, दूसरा बीबीए ग्रुप बनाया, उसमें वर्चुअल टेम्पलेट कॉल कर लिया, फिर फिजिकल इंटरफेस पे जाकर के वो ग्रुप को कॉल कर लिया। ठीक है, फाइनली चलो R2 पे, और यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, क्लाइंट, तो यहाँ पे वर्चुअल टेम्पलेट मत बनाना, यहाँ पे बनेगा इंटरफेस डायलर। चलो डायल करेंगे। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या बनाओगे आप, डायलर। मान लो कि डायलर नंबर क्या ले लिया आपने, 1। आईपी एड्रेस दे दो इसको यहीं पे। इसको क्या देना चाहते हो, 20.1, क्योंकि पीपीपी चला रहे हैं तो इस बार तो अगर दोनों डिफरेंट सबनेट्स में भी होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। एंटर। एक बात ध्यान रखना, शो इंटरफेस डायलर 1। बाय डिफॉल्ट लाइन प्रोटोकॉल क्या रहता है इसका, HDLC। तो इंटरफेस डायलर 1 में जरूरी होगा कि आप मैन्युअली क्या कहो। क्लियर हुआ सबको या नहीं। और इसी में एक होता है डायलर पूल, और डायलर पूल नंबर दे दो, जैसे वहां पे बीबीए ग्रुप देते थे आप, तो इसमें डायलर जो इंटरफेस डायलर बनाया उसी के अंदर डायलर पूल नंबर दे दो आप। पूल नंबर इन बिटवीन 1 to 255। मान लो कि आपने क्या दे दिया, 10। तो देखो यहां पे सिर्फ 3 कमांड चलाई। पहला, इंटरफेस डायलर कॉन्फ़िगर किया आपने, उसमें आईपी एड्रेस एलोकेट कराया, एनकैप्सुलेशन क्या कॉन्फ़िगर किया, PPP, और फाइनली क्या दे दिया, डायल पूल नंबर, है ना। और अब सीधे फिजिकल इंटरफेस पे जाकर के यहां पे कहोगे PPP, PPPoE क्लाइंट डायल पूल नंबर क्या था हमारा, पूल नंबर कॉल करना है, ना कि डायलर इंटरफेस। बस हो गया काम आपका, इतना सही है बस। अरे मतलब वो स्टेप्स याद रखने हैं। सर्वर पे सबसे पहले क्या क्रिएट करोगे, वर्चुअल टेम्पलेट। फिर क्या क्रिएट करोगे, बीबीए ग्रुप में किसको कॉल करोगे, और फाइनली बीबीए ग्रुप को फिजिकल इंटरफेस पे। हो गया सर्वर का काम फिनिश। क्लाइंट पे आ जाओ, सबसे पहले क्या क्रिएट करोगे, डायलर। एनकैप्सुलेशन चेंज करना पड़ेगा, उसमें क्या कॉल कर लोगे, डायलर पूल नंबर, और फाइनली उस पूल नंबर को कहां पे कॉल करोगे, फिजिकल इंटरफेस पे। बस हो गया काम। बिना ऑथेंटिकेशन के तो इतना ही है ये, ठीक है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे R2 पे देखो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये वर्चुअल एक्सेस खुद से बन जाता है यहाँ पे, ये वर्चुअल एक्सेस नाम का जो इंटरफेस होता है, ठीक है। और अब आ जाओ आप वापस से ISP के पास, तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे भी वर्चुअल एक्सेस बन गया। पिंग कराओगे आप 20.1.1 को हो जाना चाहिए। शो आईपी राउट देखना, आगे बात समझ में। अब अगर आप यहाँ पे कैप्चर कराओगे लिंक्स को, तो आपको दिखाऊंगा कि ईथरनेट के ऊपर पीपीपी चल रहा है, क्योंकि क्या स्विच पीपीपी को समझ सकता है कभी, तो स्विच तो अभी भी किसके बिहाफ पे स्विच करेगा डेटा को, लेयर 2 एड्रेसेस के बिहाफ पे। इसीलिए याद रखना, जो पीपीपी हेडर ऐड होगा ना अब, वो ईथरनेट हेडर और आईपी हेडर के बीच में ऐड होगा। तो स्विचेस को अभी भी क्या मिलेगा, ईथरनेट हेडर। बोलो, और देखना चाहते हो तो देख लो, यहाँ पे इसको कैप्चर करा लो।
पिंग कराओ यहाँ से 20.1.1 को, तो आप देखोगे यहाँ पे पैकेट्स आ गए ये कुछ, इसको ओपन करो तो देखना ईथरनेट और आईपी के बीच में क्या गया, बता दो। हाँ तो बस यही बताया मैंने। तो ये 8 बाइट्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है, 8 बाइट्स। तो स्विच पे एमटी चलाना नहीं सर, करो चेंज में ये खुद ही कम कर लेता है अपना। देखो होता क्या है, R1 पे अगर जाकर के देखोगे ना आप, शो इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट 1, तो MTU कितना है यहाँ पे, कितना दिखा रहा है ये तो। लेकिन याद रखना वर्चुअल टेम्पलेट का MTU नहीं माना जाता। एक्चुअली यहाँ पे क्या काम कर रहा होता है, वर्चुअल एक्सेस, जो वर्चुअल इंटरफेस होता है वो वर्चुअल एक्सेस होता है। जैसे यहाँ पे क्या चला हुआ है 2.1, तो अगर आप कहोगे शो इंटरफेस वर्चुअल एक्सेस 2.1, तो यहाँ पे देखना MTU कितना है ऑटोमेटिकली। तो दो क्यों बने वर्चुअल, हाँ दुबार पे एक एड्रेस है। दो क्यों बने वर्चुअल यार ये तो मुझे नहीं पता क्यों बने, लेकिन ये जरूरी है। अगर नहीं बनता ना वर्चुअल एक्सेस तो ये काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। एक्चुअली वर्चुअल एक्सेस ही होता है जो वर्चुअल इंटरफेस की तरह काम कर रहा होता है। इवन यहाँ पे तो आप देख सकते हो वर्चुअल टेम्पलेट को तो क्या दिखा रहा है ये डाउन, बट वर्चुअल एक्सेस मस्ट बी अप। ऑटोमेटिकली आईपी लिया ना इसने, आपने तो कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था, टेम्पलेट पे, तो TFTP मतलब इसने खुद से उठाया ना वहां से, मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं किया आपने। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे, PPPoE PPP ओवर ईथरनेट। आई बात समझ में? अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की। ये तो आ गया होगा सभी को समझ में। अब बात करेंगे हम ऑथेंटिकेशन की। ध्यान रखना दोनों तरफ आप सेम नेटवर्क का आईपी भी दे सकते थे, लेकिन हमने किसका दिया, डिफरेंट नेटवर्क्स का, क्योंकि पीपीपी में ये अलाउड है। पीपीपी में अगर दोनों एंड्स पे डिफरेंट नेटवर्क्स का आईपी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि एक यूजर है ये R2 क्लाइंट है ये, इसको क्या चाहिए होगा एक साथ में, डिफॉल्ट राउट। तो जब इसको डिफॉल्ट राउट चाहिए होगा तो आप यहाँ पे R2 पे जो आपने इंटरफेस डायलर कॉन्फ़िगर किया, तो यहाँ पे क्या कह सकते हो आप, PPP IPCP राउट डिफॉल्ट। आगे बात समझ में? क्लियर, PPPoE, और यहाँ पे क्या कह दोगे, ऑल। तो ठीक है, ये क्लियर कर लेगा फिर से, डिफॉल्ट राउट भी आ जाएगा इसके पास। क्यों? तो शो आईपी राउट। तो अगर डिफॉल्ट राउट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो PPP IPCP राउट डिफॉल्ट कमांड कॉन्फ़िगर्ड नहीं है यहाँ पे। क्यों बोलो, आ गया डिफॉल्ट राउट इसके पास, तो डिफॉल्ट राउट ही होना चाहिए ना मॉडेम के पास में। तो इसीलिए मॉडेम के ऊपर मतलब अगर आप कॉन्फ़िगर भी नहीं करोगे तो इस कमांड से भी, मतलब मॉडेम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे एग्जैक्टली हम, जो सिस्को के लोअर सीरीज के राउटर्स होते हैं जैसे 800 या 900 सीरीज वाले राउटर्स, वो कॉन्फ़िगर कर देंगे क्लाइंट एंड पे, और वहां पे यही कमांड चला करके छोड़ देंगे। इवन अभी मैं आपको नेक्स्ट जो टास्क है हमारा वो ये होगा कि पीपीपी के थ्रू ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस कैसे एलोकेट करवाएं। ठीक है, क्लाइंट को। तो आपको तो क्लाइंट राउटर पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, बस एक दो कमांड है, 2-3, वो आप कॉन्फ़िगर कर दो, यूजर नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दो, बस। आपको कुछ ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो फिलहाल मैं ऑथेंटिकेशन नहीं करा रहा हूं, ऑथेंटिकेशन बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू एलोकेट एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली टू योर क्लाइंट। आ गई बात समझ में? तो फिलहाल तो इसको आईपी एड्रेस मिला हुआ है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, इंटरफेस डायलर 1 पे जाकर के नो आईपी एड्रेस कर दूं, डू शो रन इंटरफेस डायलर 1। तो यहाँ पे सिर्फ क्या कॉन्फ़िगर्ड है फिर, इनकैप्सुलेशन पीपीपी डायलर पूल नंबर और आईपीसीपी राउट डिफॉल्ट, शो आईपी राउट। तो है क्या यहाँ पे कुछ ना, तो डिफॉल्ट राउट है। डिफॉल्ट राउट इसलिए नहीं कि कम से कम आईपी तो होना चाहिए इसके पास, तभी तो डिफॉल्ट राउट दिखाएगा राउटिंग टेबल में। तो अब इसके पास आईपी भी नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि इसको आईपी कहां से एलोकेट हो, क्योंकि मॉडेम को आईपी कौन दे रहा होता है। आ गई बात समझ में? अरे आईएसपी राउटर से मिलता है ना आपको आईपी एड्रेस। तो आप क्या करोगे, R1 पे किस सीरीज का आईपी यूज कर रहे हो आप, यहाँ पे 12 वाली सीरीज का, तो 10 वाली सीरीज का, सॉरी। तो यहाँ पे ना देखो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप DHCP के थ्रू दिला दो और दूसरा होता है लोकल पूल। दोनों ही करके दिखाऊंगा, पहले दिखाऊंगा DHCP पूल से। ठीक है, तो आईपी DHCP पूल किस नाम से बना लो, यहाँ पे मान लो कि आपने, हाँ लो CCI। ठीक है, नेटवर्क 10.1.0/24 डिफॉल्ट राउटर में क्या डाल दो, मान लो कि कोई प्रॉब्लम किसी को, पक्का? ठीक है, इंटरफेस यहाँ पे क्या था, वर्चुअल टेम्पलेट 1 और पीपीपी
डिफॉल्ट आईपी एड्रेस किसके थ्रू देना है हमने? डीएचसीपी क्या बनाया हमने यहाँ पे? पूल। अरे डीएचसीपी पूल बनाया ना, पूल नेम क्या दिया था हमने? बस ठीक है। फिर वर्चुअल टेम्पलेट के अंदर जाकर के, अरे सर्वर पे वर्चुअल टेम्पलेट पे जाकर के हमने क्या कह दिया? पीयर डिफॉल्ट आईपी एड्रेस डीएचसीपी पूल किसके थ्रू दो? डीएचसीपी पूल में से आईपी एड्रेस दे दो इसको, ठीक है। और अब ये कमांड देने के बाद देखो यहाँ पे हमने केवल 2 कमांड कॉन्फ़िगर की है, एक तो पूल बनाया और दूसरा उस पूल को किसमें कॉल कर लिया? वर्चुअल टेम्पलेट में, सर्वर के पास, है ना, सर्वर के ऊपर। अगर डीएचसीपी सर्वर कोई रिमोट लोकेशन पे हो तो आईपी एड्रेस दे सकते हो? क्या दे सकते हो? आईपी एड्रेस डीएचसीपी सर्वर नहीं, ठीक है। इसके बाद फाइनली जाओ R2 के पास और यहां पे देखो क्या इसको आईपी एड्रेस मिला? अभी तक नहीं मिला ना, क्योंकि आपने कहा ही नहीं इसको डीएचसीपी से आईपी एड्रेस लेने के लिए। तो इंटरफेस डायलर 1 आईपी एड्रेस डीएचसीपी मत कहते ना, नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड होती है नेगोशिएटेड, ये कमांड देनी होगी आपको। अगर पीपीपी के थ्रू डीएचसीपी के मतलब पीपीपी और डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस लेना हो तो कमांड क्या रहेगी? आईपी एड्रेस नेगोशिएटेड। और फिर कहते हैं ना पीपीपी ओई, अरे क्लियर, पीपीपी ओई ऑल, बस ठीक है। फिर जैसे ये क्लियर करोगे तो इसको आईपी एड्रेस भी मिलेगा, डिफॉल्ट राउट भी आएगा इसके पास में, और जो भी चीजें होती हैं वो तो खैर होंगी। क्या मिल गया इसको? आईपी एड्रेस, बोलो, आई बात समझ में या नहीं? तो क्या अब आपको, आपने तो यहाँ पे सिर्फ देखो कितनी कमांड कॉन्फ़िगर की, शो रन इंटरफेस डायलर 1, बस ये कमांड्स कॉन्फ़िगर की। और ये जो पूल नंबर है उसको कहाँ पे कॉल कर लिया? फिजिकल इंटरफेस पे। काम चल गया ना आपका। तो ये तो था कि डीएचसीपी से किस तरीके से आपको आईपी एड्रेस एलोकेट कराना है। अब वापस चलते हैं सर्वर के पास। यहाँ से जो आपने कमांड दी थी इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट पे जाकर के, उसको ये रिमूव कर दो आप, यहाँ से हटा दिया। नो आईपी डीएचसीपी पूल सीसीआई हटाओ, इसको भी हटा दिया जी। इसको रिमूव करने के बाद में वापस से यहाँ पे देखना ये डाउन हो गया, क्यों? क्योंकि आईपी नहीं है। तो आईपी राउट है क्या यहाँ पे कुछ? अब ठीक है, वापस जाओ सर्वर पे, मतलब आईएसपी के पास में। इस बार डीएचसीपी का पूल नहीं बनाऊंगा, लोकल पूल कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है। तो एक कमांड होती है आईपी लोकल पूल, और पूल ने यहाँ पे पूल नेम दे दो। मान लो कि क्या ले लिया आपने फिर से? CCIE। फिर ये कहेगा कि स्टार्ट आईपी एड्रेस 10.1.2, फिर कहेगा कि एंड आईपी एड्रेस, तो ये भी क्या ले लें? 10.1.2, जिससे कि हमेशा यही आईपी एड्रेस देने वर को। अरे वहां पे भी तो कर सकते थे एक्सक्लूड। फिर इसके बाद इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट किस नाम से बनाया था, मतलब नंबर किया था 1, तो यहाँ पे कहोगे पीयर डिफॉल्ट आईपी, और फिर यहाँ पे एड्रेस, और फिर क्या बताओगे? पूल, लोकल पूल, है ना। और पूल का नेम क्या था? इस बार डीएचसीपी पूल कॉल नहीं किया आपने, लोकल पूल को कॉल किया, ठीक है। और वापस चलते हैं अब हम एक बार क्लियर कर लो। आईपी एड्रेस भी मिलना चाहिए और डिफॉल्ट राउट भी मिल गया। और आईपी एड्रेस किसके थ्रू मिला? डिफॉल्ट राउट आ गया। पिंग कराओगे 10.1.1.1 हो जाना चाहिए, बस ठीक है। फिर प्रॉब्लम क्या है आपको? ऑटोमेटिकली आईपी दिया या नहीं दिया? साथ में ऑथेंटिकेशन भी चाहते हो? AAA से करा दूं सीधे सीधे? बताओ। तो AAA से ही बता देता हूं, वो तो नॉर्मल तो आप करा ही लोगे। तो AAA के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले AAA नेम मॉडल, AAA ऑथेंटिकेशन, पीपीपी, और लिस्ट नेम मान लो कि क्या ले लिया आपने यहाँ पे? कैपिटल में टेस्ट, ग्रुप रेडियस, ग्रुप टेक्स, और फाइनली क्या कह लेना? लोकल। फिर यूजर नेम मान लो कि क्या ले लिया आपने? पासवर्ड भी क्या ले लिया? सिस्को। फिर इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट 1, तो यहाँ पे क्या कह देते हैं हम? पीपीपी ऑथेंटिकेशन चैप, और लिस्ट नेम क्या ले लोगे? टेस्ट। अरे AAA लिस्ट टेस्ट है ना, बस ठीक है, हो गया यहाँ का काम। इतना काम हो गया, मतलब ठीक है, हो गया। ये लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो गया होगा सामने, देखो हो गया।
तो यहाँ से क्या भेजना पड़ेगा अब आपको? तो इंटरफेस डायलर 1 पे जाकर के क्या कहोगे? पीपीपी चैट होस्ट नेम क्या लोगे, और पीपीपी चैट पासवर्ड क्या लोगे। बस हो गया आपका काम। आ गया आपको? बड़ी बातें लगती थी ना अब तक? कर लोगे या नहीं? सही लेयर टू पे रख कर कर सकते हैं सीपी को, मतलब लेयर टू पे रख सकते हैं। अगर दोनों को सेम नेटवर्क का आईपी मिला, यहाँ पे मिला, ये तो खैर ये तो पता ही है आप लोगों को, है ना। आईपी इंटरफेस ब्रीफ यहाँ पे क्या चला हुआ है? 10.1.1 और सामने क्या मिल गया ये, है ना, 10.1.2। ठीक है, सेम नेटवर्क में तो ओएसपीएफ की नेबरशिप फॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लेकिन एमटीयू क्या हो रहा होगा? मिसमैच, क्योंकि यहाँ पे देख लो ना आप, ये वर्चुअल एक्सेस 1 का एमटीयू देखो आप, शो इंटरफेस वर्चुअल एक्सेस 1 का एमटीयू कितना है यहाँ पे? 1500 है ना, और वहां पे कितना है? 14। तो क्या कभी ओएसपीएफ की नेबरशिप फॉर्म होगी? और साथ में क्या कराएगा? फ्रेगमेंटेशन भी करानी पड़ेगी इसको। तो अब या तो इसका 1500 करो, अब इसका कर नहीं सकते क्योंकि 8 बाइट्स का किसका हेडर लग रहा है? पीपीपी का। तो क्यों पढ़े इसका हम? सामने ही क्या कर देंगे? 1492। तो सामने ना जब आप जाओगे यहाँ पे तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किसका एमटीयू चेंज करना है? वर्चुअल एक्सेस 1 का। लेकिन डायरेक्टली आप अगर इंटरफेस वर्चुअल एक्सेस कहोगे ना यहाँ पे वर्चुअल एक्सेस 1, तो ये नहीं, क्या कह रहा है कि है ही नहीं, वर्चुअल टेम्पलेट कॉन्फ़िगर करो पहले। ठीक है, तो आप जब कहोगे ना इंटरफेस डायलर 1 आईपी एमटीयू, आप क्या कह दोगे? 1492। तो ऑटोमेटिकली किसका चेंज हो जाएगा? वर्चुअल एक्सेस 1 का। डायलर पे चेंज कर दो, वर्चुअल एक्सेस 1 पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस, शो इंटरफेस वर्चुअल एक्सेस 1 कितना हो गया अब यहाँ पे? क्या दिखा रहा है ये? शो इंटरफेस डायलर 1 MTU 1492। शो इंटरफेस डायलर 1 कितना हो गया देखना ऊपर, और वर्चुअल एक्सेस पे कितना हो गया देखना। जो आईपीएफ को हटा देंगे। हाँ वो 49, बस MTU कमांड देनी होगी आपको। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप MTU 1492 कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डन है जी? कर लोगे? अच्छा, डिफॉल्ट राउट का मैंने बता ही दिया कि डिफॉल्ट राउट कैसे लोगे। ऑलरेडी R2 के पास में है, देखो ये स्टैटिक की तरह दिखा रहा है ना, तो इसके लिए केवल कमांड क्या देनी होती है? आईपी एड्रेस नेगोशिएटेड का मीनिंग समझ में आ गया आपको? हाँ, तो वहां पे कह देता है वो आईपी एड्रेस DHCP टी शूट के अंदर, तो वो DHCP से तो कभी मिलना ही नहीं आईपी एड्रेस। क्यों? तो इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे हमेशा क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस नेगोशिएटेड। कर लोगे अब इसको? देखो पीपीपी में जो भी फीचर्स है मैंने आपको सभी करा दिए। MTU कैसे क्यों चेंज होता है ऑटोमेटिकली 1492 क्यों कर लेता है? क्योंकि 8 बाइट्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन ऐड करना स्टार्ट कर देता है? पीपीपी। तो इसलिए MTU क्या करना पड़ता है? 1492 रिड्यूस करके। ठीक है, सामने भी 1492 करना पड़ेगा, नहीं तो OSPF की नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या बताया? ऑथेंटिकेशन। ठीक है, AAA के साथ में करा दिया। यहाँ पे डिफॉल्ट राउट कैसे लोगे वो भी बता दिया। ठीक है, और वर्चुअल टेम्पलेट BPA ग्रुप, मतलब कुल मिला के जो PPPoE का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? तो बस इतना ही है PPP में। हम एक प्रोटोकॉल होता है CDP की तरह LLDP, याद पता है आपको कैसे इनेबल कराते हैं? LLDP रन कमांड होती है, ये आईओ सपोर्ट नहीं कर रहा इसलिए नहीं चला सकता मैं यहाँ पे, बट LLDP रन कर देना बस आपका काम हो जाएगा। सर इसमें एडिशन क्या बेनिफिट होता है इसका का? ओपन स्टैंडर्ड बस आउटपुट सेम होता है CDP की तरह। ठीक है, बाकी टाइमर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, हेलो इंटरवल, होल्ड इंटरवल CDP की तरह, पर इंटरफेस भी इनेबल करा सकते हो LLDP को। बाकी जो दूसरी
जैसे मतलब और भी चीज़ें होती हैं इसमें LLDP में, जैसे कि मैड MED वगैरह चीज़ें होती हैं इसमें, जिसका यूज़ हम करते हैं कि अगर हमारे IP फोन्स कनेक्टेड है हमारे स्विच से तो उसको कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, तो उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, LLDP। ठीक है, तो मतलब काफ़ी फीचर्स हैं, हमें उतना नहीं समझना है यहाँ पे LLDP, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू इनेबल इट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ LLDP। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। कंपैटिबल होता है CDP LLDP मतलब यहाँ नहीं सर, उनमें नहीं है दूसरे नहीं सर, फिर तो CDP ओपन स्टैंडर्ड ही हो जाता। क्लियर हुआ सभी को? अब जो इसमें आपका टॉपिक बचा हुआ है, मतलब जो टॉपिक बचे हुए हैं अभी फिलहाल एक दो स्विचिंग में, एक तो IGMP है लेयर 2 में। IGMP मैं कराऊंगा आपको मल्टीकास्टिंग के साथ में। ठीक है, अभी नहीं करेंगे उसको हम, क्योंकि अभी उसको करने का देखो राउटर्स, अगर हम लेयर 3 डिवाइसेस की बात करें ना, वो 3 तरह की स्विचिंग परफॉर्म करते हैं। क्या होती है? प्रोसेस स्विचिंग, दूसरा होता है फास्ट स्विचिंग, और तीसरा क्या होता है? हार्डवेयर स्विचिंग, या इसी को क्या कहते हैं हम? SEPs, इसको एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। तो पहले प्रोसेस स्विचिंग का मीनिंग बताओ मेरे को। हर पैकेट के लिए राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा, मतलब RIB में लुकअप करेगा, है ना। और RIB कहाँ पे मेंटेन्ड होती है? देखो 2 प्लेन होते हैं मेनली डिवाइसेस पे, मतलब जो लेयर 3 डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो उसमें मेनली 2 प्लेन होते हैं। एक तो होता है कंट्रोल प्लेन और एक क्या होता है? डेटा प्लेन। ठीक है, तो ये 2 प्लेन मेन इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन यही होते हैं, कंट्रोल प्लेन और डाटा प्लेन। ठीक है, तो होता क्या है कि जो कंट्रोल प्लेन हैंडल कर रहा होता है, इनडायरेक्टली हम क्या कहते हैं कि CPU हैंडल कर रहा है उसको, मतलब डिवाइस का CPU हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर प्रोसेस स्विचिंग चली हुई है, मान लो कि एक पैकेट रिसीव हुआ किसी भी डिवाइस को, कहां पे रिसीव करेगा? डाटा प्लेन में। तो डाटा प्लेन उस पैकेट को किसको हैंडओवर कर देगा? कंट्रोल प्लेन को। कंट्रोल प्लेन में गया तो कंट्रोल प्लेन में ही क्या बन रही होती है आपकी? RIB क्या होती है? राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, या इसी को कहते हैं राउटिंग टेबल, है ना। तो उस पैकेट के लिए राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा, मतलब RIB में लुकअप परफॉर्म करेगा, फिर उसको वापस कंट्रोल प्लेन किसको दे देगा? डाटा प्लेन को। डाटा प्लेन उसको एग्जिट इंटरफेस से बाहर निकाल देगा। ऐसा ही होता है ना। तो हर एक पैकेट कहां पे जाएगा? कंट्रोल प्लेन पे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? CPU इंटेंसिव। ये प्रोसेस क्या हो गया? CPU इंटेंसिव। तो इसका मतलब CPU यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रोसेस स्विचिंग में यही होता है कि हर एक पैकेट के लिए CPU राउटिंग टेबल में लुकअप परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो मतलब शुरू में तो खैर यही होता था प्रोसेस स्विचिंग। जब शुरू में जब ये राउटिंग डिवाइसेस आए तो सबसे पहले क्या परफॉर्म कराते थे? प्रोसेस स्विचिंग। फिर जब धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता गया तो उन्होंने क्या लॉन्च किया? फिर फास्ट स्विचिंग। ठीक है, तो फास्ट स्विचिंग में किसका कॉन्सेप्ट आता है? कैशिंग का, है ना। कैशिंग का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। तो इसमें क्या कैशिंग, मतलब किसकी कैशिंग करता है ये? मतलब कोई पैकेट आया, पहली बार जब पैकेट आता है तो उसके लिए राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा। तो राउटिंग टेबल में लुकअप अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो उसकी एंट्री किस में रख लेता है? अपने कैशे में। तो अगर सब्सीक्वेंट पैकेट्स रिसीव होते हैं तो उनके लिए राउटिंग टेबल में लुकअप परफॉर्म करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए फास्ट स्विचिंग में 2 चीजें मेन होती है। एक होता है आपका RP रूट प्रोसेसर, और एक क्या होता है? SE स्विच इंजन, है ना। तो स्विच अगर मान लो कि पहले से ही एक एंट्री है हमारे कैशे में, है ना, तो जैसे ही सब्सीक्वेंट पैकेट्स आएंगे तो स्विच इंजन उनको बिना राउटिंग टेबल में लुकअप किए ही आगे स्विच कर देगा ना। बट इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि कम से कम पहले पैकेट के लिए तो राउटिंग टेबल में लुकअप होगा ना, एटलीस्ट फर्स्ट पैकेट में, है ना। और फिर फाइनली क्या लॉन्च किया इन्होंने? SAP अलग ही है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें FIB का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, FIB का, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। एंड FIB इज इट्स अ काइंड ऑफ रेप्लिका ऑफ RIB, है ना। और FIB कहां पे होती है? हमेशा डाटा प्लेन में। इसका मतलब पैकेट आया डाटा प्लेन में, वहीं पे लुकअप किया और वहीं से निकल गया। क्या कंट्रोल प्लेन में जाने की जरूरत होगी? क्या कभी कोई ट्रांजिट पैकेट, किसी ट्रांजिट ट्रैफिक के लिए आपका डिवाइस कंट्रोल प्लेन में लेकर के जाएगा कभी ट्रांजिट ट्रैफिक को? यही रीजन है कि अगर आप किसी ट्रांजिट मतलब डिवाइस के ऊपर जाकर के डीबग कमांड चलाते हो तो कभी भी ट्रांजिट ट्रैफिक को आपको शो नहीं करेगा। कभी भी करके देख लेना, क्योंकि डीबग कमांड के आउटपुट में केवल उन पैकेट्स को दिखाता है जो कंट्रोल प्लेन में आ रहे होते हैं। कंट्रोल प्लेन में ही डिबगिंग होती है एक्चुअली। आई बात समझ में? या तो प्रोसेस स्विचिंग इनेबल कराओ आप,
प्रोसेस स्विचिंग इनेबल कराओगे तो हर एक पैकेट किसके थ्रू होकर के जाएगा, कंट्रोल प्लेन के थ्रू। डिबग चला दो तो हर एक पैकेट को दिखाएगा आपको, ठीक है, जो मतलब एक उन पैकेट्स को भी डिबग में दिखा देगा जिनका सोर्स या डेस्टिनेशन कुछ भी आपके राउटर को, आपकी डिवाइस को बिलोंग नहीं करता। ट्रांजिट पैकेट क्या होता है, जिसका सोर्स या डेस्टिनेशन आपके डिवाइस को बिलोंग नहीं करता, यही होगा ना ट्रांजिट पैकेट। तो कुल मिला के सैफ आया फाइनली, और सैफ में काफी चीजें इन्होंने ऐड की, और सैफ जरूरी है क्योंकि एमपीएलएस क्या कर देता है, बीजीपी फ्री कोर। एमपीएलएस क्या कर देता है, बीजीपी फ्री कोर। और अगर बीजीपी फ्री है आपका कोर, इसका मतलब बीजीपी नहीं चल रहा होगा कोर डिवाइसेस पे, और अगर बीजीपी नहीं है तो मतलब बीजीपी टेबल नहीं है, बीजीपी टेबल नहीं है तो मतलब राउट नहीं है, और अगर राउट नहीं है तो क्या डेटा स्विच होना चाहिए, नहीं होता ना। राउट नहीं तो डेटा ड्रॉप हो जाना चाहिए, लेकिन ड्रॉप करता नहीं है एमपीएलएस। तो क्यों नहीं करता, ड्यू टू सैफ। क्योंकि सैफ चल रहा है तो राउटिंग टेबल में लुकअप करने की कोई जरूरत है। तो राउटिंग टेबल में राउट हो या ना हो, किससे निकल जाएगा, डाटा प्लेन से। समझने की कोशिश करो। तो सैफ का जो मेन पर्सपेक्टिव है या जो मेन मोटिव रहा है वो क्या रहा है, केवल एमपीएलएस। एमपीएलएस के लिए सैफ आया, आप ये बोलो। अगर एमपीएलएस की जरूरत नहीं है, अगर एमपीएलएस इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो सैफ का कोई एडवांटेज नहीं है, फिर तो फास्ट स्विचिंग है ना पहले से। अरे फास्ट स्विचिंग है पहले से या नहीं है, हाँ सिस्को प्रोप्राइटरी है ना। नहीं, किसने कहा, अगर नाम सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग है तो प्रोप्राइटरी थोड़ा ही ना हो गया। चलाते हैं सर, चलाते हैं, जूनिपर पे भी चलता है, हाँ वहां पे भी होती है टैग स्विचिंग। तो ये सैफ मतलब सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं, अगर नाम सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग है तो। आ गई बात समझ में। तो हाँ, हार्डवेयर स्विचिंग बोला जाता है क्योंकि सैफ के लिए एक डेडिकेटेड हार्डवेयर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। चिप होती है सैफ के लिए हर एक डिवाइस के ऊपर। अगर वो चिप नहीं है तो मतलब सैफ कैपेबल नहीं है आपका डिवाइस। सैफ कैपेबल नहीं है तो इसका मतलब आप एमपीएलएस रन नहीं कर सकते उस डिवाइस को। तो वो चीजें आपको एमपीएलएस में ही समझ में आएगी। फिलहाल मैं कल आपको सैफ समझाऊंगा कि सैफ एक्चुअली काम कैसे कर रहा होता है, क्योंकि इसमें काफी टेबल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं एडजेसेंसी टेबल, जैसे पुंट एडजेसेंसी, ग्लीन एडजेसेंसी है ना, और ड्रॉप एडजेसेंसी, डिस्कार्ड एडजेसेंसी। तो ये सारी एडजेसेंसी टेबल्स पढ़ के आना, फिब का फंक्शंस पढ़ के आना कि फिब क्या होता है। तो वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे यहीं पे। और साथ ही कल हम क्या करेंगे, वीएसएस की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे राउटिंग में स्टैटिक राउटिंग। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो आप लोग, मतलब पता भी नहीं चला ना तुम्हें कि कब में स्विचिंग कंप्लीट हो गई। तो ऐसे पता नहीं चलेगा कब में राउटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अच्छा रहेगा कि थोड़ी मेहनत स्टार्ट कर दो, मतलब और ज्यादा एफर्ट्स और ज्यादा करो। राउटिंग तो मंडे से होगी ना, देख लेंगे वो तो जब भी टाइम होगा।